गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में आपका सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अपन, एक्सक्रीशन इन इन्वर्टिब्रेट्स, उत्सर्जन की प्रक्रिया अकशेरुकियों में। तो छात्रों, मैं आपको बता दूं कि एक्सक्रीशन जो होता है वो वर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादातर सामान्य स्तर पे ही होती है, बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो इंट्रोडक्शन की बात करें अपन, तो उपापचयी क्रियाओं के बाद में जो हमारे शरीर में या किसी भी प्राणी के शरीर में हानिकारक और व्यर्थ पदार्थ जो बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, जो फिजियोलॉजी है, वो उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है, जिसमें बिना पचा भोजन भी शामिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, जल भी है, नाइट्रोजिनस वेस्टिजियल पदार्थ भी हैं। ये सारे के सारे जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादातर इसमें से ठीक नहीं है, वो शामिल होते हैं। उत्सर्जन की क्रिया के अंतर्गत अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के साथ ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी में जल संतुलन का भी कार्य किया जाता है। पानी में रहने वाले जंतु हैं तो उनमें जो जल है वो ज़्यादातर जो है जल में ही रहते हैं, तो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जल नहीं एंटर करे, ऐसी व्यवस्था के लिए उनमें ऑस्मो रेगुलेशन जितनी ज़रूरत है शरीर को उतना ही जल रहे, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन जो क्रिया है उसके द्वारा संतुलन बनाए रखा जाता है। उत्सर्जन के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अमीनोटेलिक जंतु। वे जंतु जो उत्सर्जीय पदार्थों को अमीनो एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं, अमीनोटेलिक कहलाते हैं। और जैसे कि कैनोडर्मेटा और लिम्निया, यूनियो जो होते हैं वो अमीनोटेलिक होते हैं, जो अमीनो एसिड के रूप में पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है अमोनोटेलिक। वे जंतु जो उत्सर्जित पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इन जंतुओं में अमीनो एसिड के अपघटन से जो अमोनिया बनता है, रिड्यूसिंग प्रोसेस से जो अमोनिया बनता है, जो अत्यंत खतरनाक, जहरीला और जल में घुलनशील होता है, अतः अधिक समय तक इसे शरीर में नहीं रोका जा सकता है। अतः कुछ जंतु इसे इसी रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में पॉलीकीटा है और ऑर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, पोरिफेरा है, ओलिगोकीटा है और सिलेंट्रेटा है और एनेलिडा आदि जंतु शामिल किए जाते हैं। तो तीसरे नंबर का अगर बात करें अपन, तो तीसरे होते हैं यूरियोटेलिक। तो कुछ जंतु जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का त्याग करते हैं, वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और इसमें अमोनिया से यूरिया का निर्माण करने की क्रिया में ऑर्निथिन साइकिल मिलता है, क्योंकि यूरिया अमोनिया से कम खतरनाक होता है और इसकी अपन चर्चा करें तो इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ जलीय जंतु भी यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। वे प्राणी जो शुष्क वातावरण में रहते हैं और जल हानि को सहन नहीं कर पाते, उनमें यह प्रक्रिया होती है। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करते हैं, उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। इनमें कीट हैं, सरीसृप हैं, कुछ पक्षी भी आते हैं। तो ये
हमने आपको 3 सामान्य स्थितियां बता दी, यानी ये बेस किस पर आधारित हुआ, आधार क्या है इसका। इसका आधार ये है कि किस पदार्थ के रूप में जंतु उत्सर्जी पदार्थों को निकालता है। इस बेस के आधार पर हमने ये तय किया कि कौन सा जंतु क्या उत्सर्जन करता है, और उसी के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। फर्स्ट, फाइलम प्रोटोजोआ। स्वच्छ जल में प्रोटोजोआ के अधिकांश प्राणी निवास करते हैं और इनमें कोशिका द्रव्य की सांद्रता जल से अधिक होती है, और इसीलिए इसमें ऑस्मोसिस परासरण की क्रिया द्वारा बाहरी जल लगातार सेल में प्रवेश करता है, और लगातार जल प्रवेश से प्राणी की जो सेल है वो अधिक तनाव की स्थिति में आ जाती है। जब ज़्यादा पानी भर जाएगा या ज़्यादा लगातार सेल में पानी भरेगा तो वो उसका जो खिंचाव है, तनाव है, वो उसकी स्थिति में आ जाएगी, तन जाएगी, और इसका परासरण दाब बढ़ जाता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैल करके फट सकती है और जंतु की मृत्यु संभावित है। तो ये पॉसिबिलिटी है। इससे बचने के लिए इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया पाई जाती है। इसके अंतर्गत इनकी जो सेल्स में संकुचनशील वैक्यूल्स बनती हैं और अनावश्यक जल से लगातार बाहर निकालती रहती हैं, और ऐसी क्रियाएं बार बार पुनः उसी स्थान पर उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया चलती है। फैलने वाली अवस्था को डायस्टोल और फट करके विलुप्त होने वाली स्थिति को सिस्टोल स्थिति कहते हैं। तो एक ये बात भी एक सामने आती है कि इसमें डायस्टोल अवस्था में सेल में ऑस्मोसिस द्वारा जल रिस करके प्रवेश करता रहता है, और जिससे संकुचनशील धानी तैयार हो जाती है, और इस तरह से छोटी छोटी रिक्तिकाएँ छोटी छोटी बूंदों के रूप में प्रकट हो जाती हैं, और ये छोटी छोटी रिक्तियाँ सहायक रिक्तिकाएँ कहलाती हैं। और इसी बड़ी रिक्तिका में जाकर के समायोजित या एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ इसका पूरा कि समायोजित हो जाती हैं। यह रिक्तिकाएँ एक निश्चित सीमा तक फैलती हैं और अधिक तनाव की स्थिति में बाहरी सीमा से फैल करके तेज़ी से फट जाती हैं। तो बाहर जाकर के ये तेज़ी से इनका फटना भी हो जाता है। तो उनमें उपस्थित जो जल है और CO2 व अमोनिया के यौगिक के व अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी रिक्तिका के फटने के साथ साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया कि रिक्तिका के रूप में जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया के बारे में ये बता दिया गया है। तो संकुचनशील रिक्तिका को ये वर्क करने के लिए जो एनर्जी है वो उपलब्ध कराई जाती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया उसके चारों ओर गति करके एकत्रित हो जाते हैं, और संकुचनशील रिक्तिका श्वसन अंग और जल स्थितिक अंग दोनों के रूप में वो कार्य करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसके चारों तरफ जब रहेंगे तो उनको निश्चित रूप से एनर्जी मिलेगी, और इसी एनर्जी के कारण जो है उसको वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकती है। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम किया है इसने, और जल स्थितिक अंग के रूप में भी काम किया है, यानी कि जल की जो परासरण दाब है या उसकी संतुलन बनाए रखने का जो प्रक्रिया है उसके रूप में भी इसने यहाँ काम किया। प्रोटोजोआ के सभी सदस्य अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं, और जलीय प्राणी होने के कारण अमोनिया को बाहरी सतह से डिफ्यूज़ कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उपरोक्त क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि प्रोटोजोआ में श्वसन और उत्सर्जन के लिए कोई संरचना और स्थायी अंग नहीं पाए जाते। यानी प्रोटोजोआ बहुत छोटा प्राणी है, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा विशेष प्रकार का स्पेशलाइज अंग जो है, स्थायी अंग नहीं पाया जाता। केवल परासरणी दाब का नियमन
तथा प्रोटोप्लाज्म का बाहरी जल के बीच तनाव में समानता बनाए रखने का कार्य किया जाता है और इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया गैस होती है। तो अमोनिया गैस के कारण ही ये सारी प्लानिंग इस प्रोटोजोआ ने के एडेप्टेशन के रूप में काम में आई। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्सर्जीय पदार्थों को उत्सर्जित करने के लिए हर प्राणी के शरीर में कोई ना कोई व्यवस्था इसमें पाई जाती है, चाहे वो बाहरी अंग के रूप में हो, चाहे वो स्पेशल ऑर्गन्स हो, और प्राशन दाब का भी इसमें कार्य समान रूप से जारी रहता है। तो नेक्स्ट जो अगले वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे ओबिलिया में है, साइकोन में है, फैसियोला हेपेटिका में है, फ्लेम सेल के द्वारा है, और इन सब जंतुओं में भी हम आपको ये बताएंगे और उसके बाद उत्सर्जन की क्रिया विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अलग अलग जंतुओं में इसकी बात की जाएगी।